वेलकम स्टूडेंट्स इन योर हिंदी क्लास। आज हम आपकी पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 18 का दूसरा पार्ट करेंगे। पहली वीडियो में आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझा था। इसका नाम है संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया, धनराज पिल्ले। ये चैप्टर धनराज पिल्ले जी के बारे में एक इंटरव्यू है जो कि विनीता पांडे जी ने जब धनराज पिल्ले जी 35 वर्ष के थे तब उनका लिया था। उस इंटरव्यू के संपादित अंश इस चैप्टर में दिए गए हैं। तो धनराज पिल्ले जी के बारे में आप बहुत सी बातें जान चुके कि वह क्यों तुनक मिजाज थे, क्योंकि उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। बचपन से वे चूँकि मध्यम वर्गीय परिवार के थे और उन्होंने हर अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बहुत संघर्ष किया था, तो इसलिए उनका स्वभाव कुछ चिड़चिड़ा हो गया था। तो आज की वीडियो में हम इस साक्षात्कार से कुछ क्वेश्चंस हैं उनको समझते हैं और उसके आगे की एक्सरसाइज भी करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है साक्षात्कार से में कि साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्ले की कैसी छवि उभरती है। आपने इस इंटरव्यू को पढ़ा तो आपके मन में उनकी कैसी छवि उभरती है। धनराज पिल्ले का साक्षात्कार से यही छवि उभरती है कि वे सीधा सरल जीवन व्यतीत करने वाले मध्यम वर्गीय परिवार से नाता रखने वाले हैं। वे देखने में बहुत सुंदर नहीं हैं। हॉकी के खेल में इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करने का जरा भी उनको अभिमान या घमंड नहीं है। आम लोगों की तरह वह लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से भी कतराते नहीं और विशेष लोगों से मिलकर बहुत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, क्योंकि जब वह राष्ट्रपति से मिले तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि उन्हें बहुत खुशी का एहसास हुआ और ये एहसास हुआ कि वह कितने खास हैं। इसके अलावा अपनी प्रसिद्धि पाने पर भी वह आर्थिक समस्याओं से जूझते रहे, यानी कि ऐसा नहीं है कि बहुत प्रसिद्धि पाने के बाद भी उनकी आर्थिक समस्याएं कम हो गई हों। उन्हें अपनी माँ से भी बहुत लगाव है, उन्हें हॉकी खेल से भी बहुत लगाव है और लोग भले ही उनको तुनक मिजाज समझे लेकिन वे बहुत सरल हृदय वाले मनुष्य हैं, या उनके अंदर इमोशंस भी बहुत हैं। ये भी उन्होंने अपने चैप्टर में बताया, इसमें बताया अपने इंटरव्यू में कि उनके अंदर इमोशंस भी हैं, वो किसी को तकलीफ़ में भी नहीं देख सकते। तो यानी कुल मिलाकर वह एक दिल से अच्छे इंसान हैं, भले ही ऊपर से तुनक मिजाज हैं कि जो उनके मन में आता है वह वो दूसरे से बोल देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि धनराज पिल्ले ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की है, तो लगभग 100 शब्दों में इस सफ़र का वर्णन कीजिए। ज़मीन से उठकर आसमान का सितारा बनना मतलब शुरुआत में यह बहुत ही गरीब परिवार को बिलोंग करते थे और वहाँ से उठकर यह क्या हो गए, एक सेलिब्रिटी बन गए, स्टार बन गए। तो आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा कैसे तय की। धनराज पिल्ले का बचपन काफ़ी आर्थिक संकटों के बीच गुजरा। उन्होंने गरीबी को काफ़ी करीब से देखा है। धनराज पिल्ले ने ज़मीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक का सफ़र तय किया है। उनके पास अपने लिए एक हॉकी स्टिक तक खरीदने के पैसे नहीं थे और शुरुआत में मित्रों से उधार लेकर और बाद में अपने बड़े भाई की पुरानी स्टिक से उन्होंने काम चलाया, लेकिन आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। तो देखिए, उनके पास एक हॉकी स्टिक खरीदने के भी पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने किसी न किसी तरीके से अरेंज करके अपने को इस काबिल बनाया कि हॉकी में उनका चूँकि इंटरेस्ट था तो महारत हासिल की। अंत में मात्र 16 साल की उम्र में, केवल 16 साल की उम्र में उन्हें मणिपुर में 1985 में जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेलने का मौका मिला। केवल 16 साल की उम्र में वो जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेलने गए। इसके बाद 1986 में सीनियर टीम में स्थान मिला। उस वर्ष अपने बड़े भाई के साथ मिलकर उन्होंने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल से खूब धूम मचाई और 1989 में उन्हें ऑलविन एशिया कप कैंप के लिए चुना गया। तो यानी कि देखिए, जहाँ शुरुआत में उन्हें हॉकी स्टिक खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन आगे चलकर उन्होंने कितनी सारे अवार्ड्स भी जीते। उसके बाद वे लगातार सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते रहे और उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, यानी कि आगे से आगे वह बढ़ते रहे और सफलता हासिल।
थर्ड क्वेश्चन है कि मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्ले की इस बात का क्या अर्थ है? तो धनराज पिल्ले का यह कहना कि मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है, इसका ये विराम चिन्ह यहाँ बीच में नहीं आएगा और यहाँ पर भी नहीं आएगा। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य चाहे कितनी भी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ जाए, उसे कभी घमंड नहीं करना चाहिए। इसका बात का यही अर्थ हुआ ना कि चाहे कितनी भी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ जाए पर घमंड नहीं करना चाहिए और किसी को अपने से छोटा भी नहीं समझना चाहिए। माँ की इसी सीख को उन्होंने जीवन में अपनाया है, यानी कि कभी भी उन्होंने अपने जीवन में चाहे कितने भी बड़े स्टार बन गए, उन्होंने कभी भी घमंड नहीं किया है। नेक्स्ट है साक्षात्कार से आगे में क्वेश्चन कि ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, क्यों? पता लगाइए। ध्यानचंद को क्या कहा जाता था? हॉकी का जादूगर। तो ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहते थे? क्योंकि ध्यानचंद जो थे पहले हॉकी के बहुत अधिक बेहतरीन खिलाड़ी थे और उनके स्टिक से अगर बॉल सटती थी तो गोल होकर ही वापस आती थी। वह हॉकी को एक करिश्माई अंदाज में खेलते। ध्यानचंद जी जो थे वो हॉकी को एक करिश्माई अंदाज में खेलते। करिश्माई अंदाज में जैसे कि एक जादूगर होता है, वह सबकी आंखों में धूल झोंक कर कैसे अपने अपने करतब दिखाता है और हम सब दांतों तले उंगली दबाकर रह जाते हैं। तो इसी तरह से ध्यानचंद जी भी ऐसे खेलते थे कि मतलब करिश्माई अंदाज में सबकी आंखों में धूल झोंककर अगर उनके उससे हॉकी से बॉल सटी तो सीधे गोल होकर जाती थी। अनेक करतब दिखाते थे वह। तो स्वर्ण पदक और ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी के टीम के सदस्य भी रहे हैं 3 बार और इसलिए ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन विशेषताओं के कारण हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? किन विशेषताओं के कारण हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? तो सन 1928 से लेकर 1956 तक भारत ने हर ओलंपिक में हॉकी में स्वर्ण पदक हासिल किया। 1928 से बताइए 1956 तक जितने भी ओलंपिक हुए सब में हॉकी में स्वर्ण पदक हासिल हुआ भारत को और इस खेल ने गुलाम भारत को विश्व में एक पहचान दिलाई और इससे गुलाम भारत की क्या हुआ? पूरे विश्व में एक पहचान बनी। तो इसीलिए हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं अनुमान और कल्पना पर। अनुमान और कल्पना का पहला क्वेश्चन क्या है कि यह कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा भी साथ लेकर आए। क्या आप धनराज पिल्ले की इस बात से सहमत हैं? तो सही बात है ना ये कि ज़रूरी नहीं है कि आदमी कोई मतलब फेमस है तो उसके पास पैसा भी हो। हम धनराज पिल्ले की इस बात से सहमत हैं कि कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा भी साथ लेकर आए। उनका यह कथन बिल्कुल सत्य है क्योंकि धनराज को स्वयं जितनी शोहरत मिली उतना पैसा प्राप्त नहीं हुआ। जितनी उनकी शोहरत थी उतना उनके पास पैसा नहीं था। पैसे के लिए वो फिर भी स्ट्रगल करते थे। वे काफ़ी समय तक आम लोगों की भांति लोकल ट्रेनों में सफ़र करते रहे जिसे देखकर लोग हैरान होते थे। हमारे देश में ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्हें प्रसिद्ध व्यक्तियों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा है, जैसे प्रेमचंद, मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ये सभी उदाहरण हैं जिन्होंने प्रसिद्धि तो बहुत हासिल की लेकिन इनके पास पैसा बहुत अधिक नहीं था। इन जैसे महान व्यक्तियों का जीवन आर्थिक तंगी के बीच ही व्यतीत हुआ था। और पैसा तो क्या होता है, गलत कामों में भी कमाया जा सकता है। तो किसी के पास हो सकता है पैसा बहुत अधिक हो परंतु शोहरत गलत कामों से नहीं मिलती। शोहरत किससे मिलती है? अच्छे कामों से ही मिलती है। और अगर आपका काम के प्रति प्यार है, लगन है, श्रद्धा है, विश्वास है तो तभी आपको शोहरत मिलती है। तो शोहरत मिलना ज़्यादा ज़रूरी है, पैसा मिलना इतना ज़रूरी नहीं है। शोहरत के पीछे भागना चाहिए, यानी शोहरत, वो भी कैसी शोहरत? शोहरत से घमंड ना करें। ठीक, नेक्स्ट में दूसरा क्वेश्चन है कि अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना आसान होता है या मुश्किल? जब कभी आप गलती करते हैं तो उसके लिए माफ़ी मांगना आसान होता है या मुश्किल? और क्या आप और आपके आसपास के लोग अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग लेते हैं? अब आप बताइए, क्या आप और आपके आसपास के लोग जो हैं वो अपनी गलतियों से माफ़ी मांग लेते हैं? तीसरी बात कि माफ़ी मांगना मुश्किल होता है या माफ़ करना?
अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। अब ये आप बताइए कि क्या होता है, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना आसान होता है मुश्किल? माफ़ी मांगना आसान होता है, मुश्किल नहीं। हमें अपने पर अड़िग नहीं रहना चाहिए कि नहीं हम तो माफ़ी मांगेंगे ही नहीं। अगर हमने गलती की है तो माफ़ी मांगने में कोई बुराई नहीं है। तो ये चीज़ आप लोगों को भी सीखनी चाहिए। और क्या आप और आसपास के लोग गलतियों के लिए माफ़ी मांग लेते हैं? आप भी देखिए कि आपके आसपास के लोग, आपके पेरेंट्स या आपके टीचर्स या आपके फ्रेंड्स, अगर उनसे कोई गलती होती है तो बोलते हैं कि सॉरी गलती हो गई है। तो ऐसा कहने में कोई छोटा नहीं हो जाता। अगर आपसे गलती हुई है तो उसको माफ़ी ज़रूर। थर्ड है कि माफ़ी मांगना मुश्किल होता है या माफ़ करना, अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। तो अपनी गलतियों के लिए पहले का क्या है कि अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना कठिन होता है, क्योंकि हमें दूसरे के सामने अपने स्वाभिमान को झुकाना पड़ता है। माफ़ी मांगने का अर्थ है किसी के सामने झुकना, अपने को छोटा बनाना। ऐसी बात नहीं है कि अगर आपने गलती की है तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। तो माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं बन जाता है, किसी के सामने झुकने से भी कोई छोटा नहीं बन जाता है। अगर आपने गलती की है और आप अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग लेते हैं तो आप अपनी नज़रों में बड़े हो जाते हैं और दूसरे की नज़रों में भी। दूसरा नहीं, कई बार दूसरा क्वेश्चन था आपका कि क्या आप और आपके आसपास के लोग अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग लेते हैं? अब आप बताइए। नहीं, कई बार लोग गलती मानने को तैयार नहीं होते, वे गलतियां करते हैं, साथ ही साथ अकड़ भी दिखाते हैं। तो कभी कभी तो हमारे आसपास के लोग ऐसा होता है कि माफ़ी मांग लेते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अकड़ भी दिखाते हैं, माफ़ी नहीं मांगते। तीसरी बात कि माफ़ी मांगना मुश्किल होता है या माफ़ करना। माफ़ी मांगना आसान है जबकि माफ़ करना उससे ज़्यादा कठिन है। माफ़ी मांगना इसलिए आसान है क्योंकि माफ़ी मांगने में हमें एक बार झुककर अपने स्वाभिमान को झुकाना पड़ता है, जबकि कभी कभी माफ़ करना ज़्यादा कठिन होता है क्योंकि कोई अपराध बड़ा होता है तो उस परिस्थिति में माफ़ कर पाना माफ़ी मांगने से ज़्यादा कठिन होता है। जब कोई हमसे गलती बहुत बड़ी हो जाती है या किसी और से गलती बड़ी हो गई है तो उस परिस्थिति में उसे माफ़ कर पाना कभी कभी माफ़ी मांगने से ज़्यादा कठिन हो जाता है। और कभी कभी माफ़ करने वाला कई बार बिना माफ़ी मांगे ही माफ़ कर देता है। कई बार ऐसा भी होता है कि बिना मांगे भी कोई माफ़ कर देता है। तो यह परिस्थितियों पर भी डिपेंड करता है कि कैसी परिस्थिति है। अब कभी आपने कोई गलती नहीं की है, ऐसी परिस्थिति में कोई आपसे माफ़ी मांगने को कहेगा तो आपको शायद माफ़ी मांगने में परेशानी होगी, परंतु यदि आपने गलती की है तो उसके लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। ओके, आगे चलते हैं भाषा की बात की ओर। तो नीचे कुछ शब्द लिखे हैं जिसमें अलग अलग प्रत्ययों के कारण बारीक अंतर है। इस अंतर को समझने के लिए इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो नीचे ये कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इसमें अलग अलग प्रत्यय का इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि प्रेरणा, प्रेरक, प्रेरित। तो इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रे के बाद प्रेरणा लगा हुआ है, प्रे के बाद रक लगा है, तो इनसे शब्दों में बदलाव आ गया। संभव, संभावित, संभवतः। अब सम के बाद भव लगा है, भावित है, भवता है। उत्साह, उत्साहित, उत्साहवर्धक। इन सभी से शब्दों में परिवर्तन आ गया है। तो इन शब्दों के आपको वाक्य प्रयोग अपने आप करने हैं। महापुरुषों के विचारों से प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रेरक का वाक्य प्रयोग कि महापुरुषों का जीवन सदैव जन जन के लिए प्रेरक रहे हैं। प्रेरित, गुरुजी ने हमें उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया। ऐसे ही दूसरे शब्द जो हैं संभव, संभावित, समता, इनके वाक्य प्रयोग स्वयं करेंगे आप लोग। नेक्स्ट है कि हर खेल के अपने नियम, खेलने के तौर तरीके और अपनी शब्दावली होती है। तो जिस खेल में, यानी कि कहने का मतलब है कि हर जितने भी खेल होते हैं सभी के रूल्स भी अलग अलग होते हैं, खेलने के तरीके भी अलग होते हैं और उनकी शब्दावली यानी कि उसमें जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तो जिस खेल में आपकी रुचि हो, इंटरेस्ट हो आपको, उससे संबंधित कुछ शब्दों को लिखिए। जैसे फुटबॉल के खेल से संबंधित शब्द क्या हैं? फुटबॉल में क्या होता है? गोल, बैकिंग, पासिंग, बूट, ये सभी क्या है? फुटबॉल के खेल में यूज़ होने वाले शब्द हैं। अब क्रिकेट का खेल अगर आपको पसंद है तो क्रिकेट में क्या होता है? एम्पायर होते हैं। एम्पायर कौन होते हैं? जो निर्णय देते हैं। रन, क्षेत्र रक्षण यानी फील्डिंग करने वाला
चौका, छक्का, ये सभी क्या है, क्रिकेट में यूज़ होने वाले शब्द हैं। इसके अलावा और भी बहुत से LBW, वाइड बॉल, इस तरीके के बहुत से शब्द यूज़ किए जाते हैं उसमें क्रिकेट में। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। तो सारे क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज समझकर आपको करना है। ओके।